एक एससीपी फाउंडेशन डॉक्टर एक हैजमेट सूट पहने दो गार्ड्स के द्वारा सिक्योरिटी फैसिलिटी से ले जाया जा रहा है। वो एक बड़े सील्ड दरवाजे के सामने रुकते हैं और एक गार्ड अपना सिक्योरिटी कार्ड स्कैन करता है। दरवाजा खुलते ही एक हिस की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर घबराहट में गार्ड की ओर देखता है जो उसे अंदर जाने का कहता है। वो निश्चित रूप से उसके साथ आगे नहीं जाएंगे। डॉक्टर इस छोटे एयरलॉक कमरे में कदम रखता है और दरवाजा बंद हो जाता है। एक कॉम्प्लिकेटेड लॉकिंग मैकेनिज्म दरवाजे को सील कर देता है। इसके बाद उसके सामने लॉक दरवाजे पर रिवर्स मैकेनिज्म शुरू होता है, जिसके बाद दरवाजा खुलता है। एक कमरा दिखता है जिसमें बहुत सी चमकदार लाइट्स होती हैं, जो एक पल के लिए डॉक्टर को अंधा कर देती हैं। जैसे ही उसे दिखना शुरू होता है, वो देख सकता है कि पूरे कमरे में बहुत इंटेंस व्हाइट लाइट है। वो एयरलॉक से बाहर निकलता है और कमरे के सेंटर की ओर बढ़ता है, जहां उसका असल काम शुरू होगा। वो एक बार में एक ही कदम उठाता है। अगला कदम उठाने से पहले एक पल रुकने के बाद डॉक्टर इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और निर्देश यही है कि इसी तरह ही इस कंटेनमेंट चैम्बर में चलना चाहिए। जैसे जैसे डॉक्टर सेंटर के करीब आता जाता है और उसकी आंखें भी इस ब्राइट लाइट के साथ एडजस्ट होती जाती हैं, उसे आखिरकार दिख जाता है कि इस कमरे में क्या है। इस कमरे के बिल्कुल बीच में सीधी रोशनी के नीचे एक व्यक्ति है। वो एक टेबल पर लेटा है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, केवल अपनी धीमी सांस लेने के अलावा, जिसे वेंटिलेटर द्वारा सहायता प्रदान की गई है। उसकी नाक के अंदर एक फीडिंग ट्यूब लगाई गई है और उसके वाइटल साइंस को मापने के लिए उसके बगल में कई मशीन्स लगाई गई हैं जो बीप करती हैं। डॉक्टर एक के बाद एक स्लो स्टेप लेता रहता है, जो कि कई दशक गुजर गए हैं ऐसा महसूस होने के बाद वो कमरे के बीच में पहुंच जाता है। व्यक्ति के ऊपर लाइट्स को इस तरीके से लगाया गया था जो उसका एक बड़ा और डार्क शैडो बनाती हैं, और अब डॉक्टर ये पता लगाने के लिए काफी करीब है कि उसे अपनी ब्रीफिंग में क्या चेतावनी दी गई थी। भले ही व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर है, लेकिन शैडोज हिल रहे हैं। व्यक्ति की परछाई के किनारों पर स्पाइडर्स जैसा कुछ दिखता है और बड़े भी, लगभग 3 इंच चौड़े। लेकिन डॉक्टर को व्यक्ति पर कोई वास्तविक स्पाइडर्स नहीं दिखते हैं, केवल इन विशाल आर्कनाइट्स की छाया दिखाई देती है, क्योंकि वो व्यक्ति के शैडो के साथ आगे पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो अपने हैजमेट सूट के अंदर अपना पसीना टपकता हुआ महसूस कर सकता है, हालांकि वो खुद को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उस पर पड़ने वाली ब्राइट लाइट्स का परिणाम है। डॉक्टर व्यक्ति के वाइटल साइंस को मापने वाली मशीन की ओर जाता है और उसकी रीडिंग्स को लिखना शुरू करता है। ये लिखते हुए कि व्यक्ति को मेडिकली इंड्यूस किया गया कोमा स्टेबल प्रतीत होता है। डॉक्टर इन स्पाइडर्स की मूवमेंट्स के कारण लगातार अपने काम से विचलित होता है। एक स्पाइडर अचानक उस व्यक्ति की परछाई के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर कूद जाता है, जिससे डॉक्टर चौंक कर एक कदम पीछे हो जाता है। स्पाइडर्स ठीक उसी समय हिलना बंद कर देते हैं और भले ही डॉक्टर उनकी आंखों को नहीं देख सकता है, लेकिन उसे विश्वास है कि वो उसे ही देख रहे हैं। डॉक्टर वहीं पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन एक पल के बाद वो अपने उसी बिहेवियर में वापस चले जाते हैं और उस व्यक्ति की परछाई पर फिर से रेंगना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अपनी चेकलिस्ट को पूरा करता है और एक गहरा सांस लेता है। वो फाइनल आइटम पर पहुंच गया है, जो कि है फिजिकल एग्जाम। घबराहट से उसका पसीना उसके चेहरे से उसकी आंखों में जा रहा है और वो सोचता है कि अगर उसने ये हैजमेट सूट ना पहना होता तो वो पसीना साफ कर सकता था। वो जानता है कि उसे व्यक्ति के करीब जाना है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उसकी छाया के उसे शारीरिक रूप से उस व्यक्ति की नब्ज देखनी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे। वो धीरे धीरे और सावधानी से उस व्यक्ति के हाथ की ओर बढ़ता है। वो देख सकता है कि उसके हाथ की परछाई व्यक्ति की परछाई और स्पाइडर्स के खतरनाक रूप से करीब है। स्पाइडर्स में से एक हिलना बंद कर देता है, जैसे कि वो वास्तव में देख रहा हो और डॉक्टर की परछाई के करीब आने का इंतजार कर रहा हो। वो अपने पिछले पैरों पर उठता है, ऐसा लगता है कि उछलने के लिए तैयार है। डॉक्टर उस व्यक्ति के हाथ के और करीब आ जाता है, जब अचानक कमरे में कहीं से कोई एक्सप्लोजन हो जाती है। डॉक्टर चारों ओर घूमकर देखता है और एयरलॉक दरवाजे के करीब एक मॉनिटर द्वारा वो बाहर हॉलवे को देख सकता है। गार्ड जो उसे एस्कॉर्ट कर रहे थे, वो रेड इमरजेंसी लाइट के चलने के साथ हॉल से बाहर भागते हैं। वो वापस टेबल पर लेटे व्यक्ति की ओर देखता है। वो स्पाइडर जो उसका इंतजार कर रहा था, वो अटैक मोड से बाहर आ जाता है और छाया के साथ साथ वापस से रेंगना शुरू कर देता है।
एक और एक्सप्लोजन होता है जिस कारण कमरा हिलता है और लाइट बंद हो जाती है। बाहर जो कुछ हो रहा है उस कारण बिजली चली जाती है। वो दूर से आती हुई गोलियों और चीखों की आवाजें सुन सकता था जो सूट के अंदर उसकी हैवी ब्रीदिंग और घबराहट के कारण बहुत कम सुनाई दे रही थी। डॉक्टर जमीन पर गिर जाता है और वापस दरवाजे की ओर रेंगना शुरू कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि दरवाजा किस दिशा में है। उसका सर जोर से टकराता है और उसे एक क्रैक की आवाज सुनाई देती है जो उसके मास्क पर होता है। ये जरूर टेबल होगी। डॉक्टर दूसरी दिशा में घूमता है और रेंगना शुरू कर देता है। उसे एयरलॉक डोर मिल जाता है। वो खड़ा होता है और दरवाजा पीटता है और खींचता है, लेकिन वो नहीं हिलता। वो अपने हैजमेट सूट में इमरजेंसी लाइट के बटन को ढूंढता है। एक केमिकल लाइट उसके सूट के अंदर चल जाती है जिससे उसका चेहरा पीली रोशनी में दिखता है, लेकिन लाइट फ्लिकर करना शुरू कर देती है। शायद कुछ मेल फंक्शन कर रहा है। उसके प्रोटेक्टिव मास्क के एक और लाइट बंद हो जाती है, लेकिन ये उसकी सबसे छोटी समस्या है क्योंकि अब उसका सारा ध्यान उसके चेहरे पर पड़ने वाली छाया पर है। ये स्पाइडर की परछाई है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं जब स्पाइडर रुकता है और अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता है। आर्कनोफोबिया स्पाइडर्स का डर और स्कियाफोबिया छाया का डर कुछ सबसे आम फोबियाज हैं और आज की फाइल दोनों का एक खतरनाक और भयानक कॉम्बिनेशन है। मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-538 है जिसे द शैडो स्पाइडर्स भी कहा जाता है। SCP-538 एक प्रकार का लिविंग शैडो प्रतीत होता है जो SCP-017 से भिन्न नहीं है। हालांकि छाया हमेशा स्पाइडर्स की एक अननोन स्पीशीज लेती हैं। ये एनॉमलस आर्कनाइड्स जीवित वस्तुओं की छाया की तलाश करते हैं, खुद को एक जीवित प्राणी की छाया से इस तरह जोड़ते हुए कि उनकी छाया ऑब्सक्योर्ड नहीं होती है। एक बार शैडो से जुड़ जाने के बाद स्पाइडर्स उन्हें खाते हुए प्रतीत होंगे। इससे उनका आकार तेजी से बढ़ेगा, जिसमें एडल्ट्स का टोटल एरिया लगभग 15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स होता है। एक बार जब वो अपने पूरे आकार पर पहुंच जाते हैं तो वो खाना जारी रखेंगे। हालांकि ये केवल उनके आकार को बनाए रखेगा। ऐसा लगता है कि फीडिंग प्रोसेस किसी भी तरह से होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है और स्पाइडर्स जब तक चाहें शैडो पर रह सकते हैं, जबकि स्पाइडर्स को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की छाया से भी भोजन करते देखा गया है जब कोई जीवित प्राणी अवेलेबल नहीं होते हैं। यदि ये स्पाइडर्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो प्रदान नहीं करते हैं और वो धीरे धीरे अपने आकार में कम होना शुरू हो जाते हैं। जब ये किसी जीवित जीव की छाया से जुड़े होते हैं तभी SCP-538 फल फूल सकता है। SCP-538 सिर्फ उसी छाया तक सीमित नहीं है जिस पर वो है। स्पाइडर्स ने एक न्यू होस्ट तक पहुंचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता दिखाई है। हालांकि वो आकार में कम हो जाएंगे जब किसी छाया से जुड़े नहीं हैं। हर सेकंड में उनका आकार 2 स्क्वायर सेंटीमीटर तक कम हो जाएगा और यदि वो किसी भी छाया पर नहीं है तो उनका आकार तब तक छोटा होता जाएगा जब तक वो गायब नहीं हो जाते, जिस बिंदु पर SCP-538 की उस इंस्टेंस का खात्मा माना जाता है। स्पाइडर सामान्य रूप से अपनी तेज गति के कारण इस भाग्य से बचते हैं और फुली ग्रोन इंस्टेंसेस को 1 मीटर पर सेकंड की गति से जाते हुए देखा गया है, जबकि SCP-538 की इंस्टेंसेस आमतौर पर काफी शांत दिखती हैं, जो केवल अपने होस्ट की छाया पर रखती हैं। यदि अगर वो डरे हुए हैं तो वो हमला कर सकते हैं। वो तब देखा जा सकता है जब ये एनॉमलस आर्कनाइड्स लाइट में दिखते हैं। यदि स्पाइडर्स उत्तेजित होते हैं, आमतौर पर अपने होस्ट की रैपिड मूवमेंट के कारण, तो ये उड़ने से पहले उसको काट देते हैं। एक बार काटने के बाद अनलकी व्यक्ति 5 अलग अलग स्टेजेस में प्रगति करेगा, जो सभी लगभग 1 घंटे के दौरान होती हैं। पहली स्टेज पे सब्जेक्ट उस स्थान में दर्द होने की रिपोर्ट करेंगे जहां स्पाइडर ने उनकी छाया पर काटा था, लेकिन वहां कोई भी घाव या निशान नहीं दिखते हैं। इस स्टेज में माइनर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होने की रिपोर्ट मिली है, जिसमें आमतौर पर घाव के स्थान के करीब इरिटेशन होती है। दूसरी स्टेज काटे जाने के 10 से 15 मिनट बाद होती है। सब्जेक्ट इस दौरान रिपोर्ट करने के बावजूद कि उन्हें ठंड लग रही है, उनको पसीना आने लगेगा, जबकि उनकी त्वचा लाल हो जाएगी। काटने के 25 से 30 मिनट बाद तीसरी स्टेज शुरू होगी। इस बिंदु पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत नोटिसेबल हो जाएंगे, जिसपे सब्जेक्ट हिंसक हो जाता है और आसपास के किसी भी व्यक्ति पर हमला करने का प्रयास करता है। उनके बोलने की स्पीड कम हो जाएगी और वो अपनी मोटर स्किल्स में इंपेयरमेंट के लक्षण दिखाएंगे। चौथी स्टेज
40 से 45 मिनट मार्क पर शुरू होती है। इस बिंदु पर सब्जेक्ट की त्वचा का रंग लाल से हल्का सफेद हो जाएगा, क्योंकि उनका मुख्य तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट एक बार फिर हिल जाती है और वह हिंसक रूप से निकलकर अपोलोजेटिक बिहेवियर में आ जाते हैं और अपने पिछले बिहेवियर को कोसते हैं कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और ये सब उसी कारण था। इसके बाद वो इस एरिया को छोड़कर किसी अंधेरी जगह पर जाने का प्रयास करेंगे। पांचवी और अंतिम स्टेज काटने के 55 से 60 मिनट के बीच होती है, जिस बिंदु पर सब्जेक्ट का एक भयानक अंत हो जाता है। उसका पूरा शरीर तेजी से एक ट्रांसलूसेंट लिक्विड में घुल जाएगा, जबकि ठीक उसी समय उसकी छाया SCP-538 के कई छोटी इंस्टेंसेस में बदल जाएगी। इस छोटे स्पाइडर का आकार केवल 4 सेंटीमीटर होता है और ये न्यू इंस्टेंसेस तेजी से अपने नए शिकार ढूंढकर उनकी परछाई से जुड़ जाती हैं और खाना शुरू कर देती हैं। वर्तमान में SCP-538 इंस्टेंस द्वारा काटे जाने का कोई नॉन क्योर नहीं है और यहाँ तक कि मृत्यु भी इस प्रोसेस को रोक नहीं पाती है। इसकी बजाय यदि स्थिति की अर्ली स्टेजेस में सब्जेक्ट का खात्मा हो जाता है तो मृत्यु के कारण अंतिम स्टेज तुरंत आ जाएगी। कुछ अच्छी खबरों में केवल किसी व्यक्ति की छाया के क्षेत्र में काटने से ही इन प्रभावों का कारण बनता है। थिन मटेरियल्स जैसे कॉटन क्लॉथिंग इस प्रोसेस को शुरू होने से रोकने के लिए काफी प्रतीत होती है। SCP फाउंडेशन ने SCP-538 की कई इंस्टेंसेस को कंटेन किया है और उन्हें एक सफेद 15 by 15 by 3 मीटर रूम में रखा गया है, जो केवल एक एयरलॉक द्वारा ही जा सकता है। 4 200 वॉट लाइट्स को कमरे के बीच में पटी टेबल पर फोकस किया गया है, जहां एक मेडिकली इंड्यूस्ड डी क्लास कर्मी को एक स्टेबल स्टेट में SCP-538 स्पेसिमेंस के लिए एक फीडिंग सोर्स रखा जाता है। कमरे में छाया के किसी और सोर्स की अनुमति नहीं है, ताकि डी क्लास कर्मी ही एकमात्र सोर्स ऑफ शैडो हो। कोई भी कर्मचारी जो कमरे में प्रवेश करता है, चाहे लाइट सोर्स को रिपेयर करने के लिए या डी क्लास की स्थिति की जांच के लिए, उसे ऑक्सीजन टैंक से इक्विप्ड सील्ड हैजार्डस मटेरियल से बने सूट को पहनना है और उन्हें सलाह दी जाती है कि SCP-538 की इंस्टेंसेस से बचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इनिशियली डी क्लास कर्मी की जांच करने के लिए भेजे गए डॉक्टर्स को अकेले कमरे में जाने की अनुमति होती थी, लेकिन I-538-1 की घटना के बाद प्रोटोकॉल को बदल दिया गया है। घटना के दौरान केओस इंसर्जेंसी के एक हमले ने साइट के उस हिस्से में मेन और बैकअप पावर सोर्सेज जहां कंटेनमेंट सेल था, दोनों में डिस्ट्रप्शंस उत्पन्न की। जहां एक फाउंडेशन डॉक्टर एक डी क्लास कर्मी की जांच के बीच में था। बिजली जाने के कारण कंटेनमेंट सेल की सभी लाइट्स बंद हो गईं, जबकि उसी समय एयरलॉक को भी सील कर दिया गया था, जो कमरे के अंदर या बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था, और डॉक्टर अकेला अंदर फंस गया। अगले 18 घंटे तक कंटेनमेंट सेल में पावर रिस्टोर नहीं की जा सकी थी, जिसके बाद फाइनली डॉक्टर को सेल से बाहर निकाला गया। डॉक्टर बहुत बुरी तरह रोता रहा और वो कहता रहा कि उसे अपने चारों ओर स्पाइडर्स रेंगते हुए महसूस हो रहे हैं। डॉक्टर को मैंडेटरी साइकोलॉजिकल थेरेपी सेशंस अटेंड करने की जरूरत थी, क्योंकि उसे आर्कनोफोबिया हो गया था, जो कि स्पाइडर्स का डर है। इस घटना के बाद एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल को अपडेट कर दिया गया और डी क्लास कर्मियों के हेल्थ चेकअप्स अब एक डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं, जो सेल में 2 सिक्योरिटी पर्सनल के साथ होता है, जिनमें से प्रत्येक को 250 वोल्ट्स की फ्लैशलाइट्स का उपयोग करने की अनुमति है यदि एक और पावर आउटेज हो जाए तो। यदि किसी भी समय एक स्टाफ मेंबर को कोई स्पाइडर काट लेता है तो उसे जल्द से जल्द SCP-538 के कंटेनमेंट सेल में पहुंचाया जाता है, क्योंकि उन्हें ठीक तरीके से पकड़े ना जाने पर SCP-538 की कई इंस्टेंसेस बहुत जल्दी से बन सकती हैं। काटे गए व्यक्ति अक्सर इस बात को छुपाते हैं कि उन्हें स्पाइडर ने काटा है, इसलिए जो कोई भी शैडो स्पाइडर्स के संपर्क में आता है उसे काटने के बाद किसी भी लक्षण को देखने के लिए बारीकी से जांच की जाती है, जिस सहायता के साथ ये तेजी से फैल सकते हैं और मानवता के लिए जो बड़ा खतरा पैदा हो गया था, उस कारण SCP-538 को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है और फाउंडेशन को उम्मीद है कि उन्हें सक्सेसफुली कंटेन कर लिया गया है। हम सभी को परछाइयों के किनारों पर आंदोलन के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको कुछ पता चले तो कोई जोखिम ना लें, आपका भविष्य और नॉन लिक्विफाइड शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद करेगा। अब जाएं और डॉक्टर बॉब की फाइल से एक और एंट्री देखें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में।